हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, इस पार्ट में हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम कुछ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक है गाइस, वो ये है कि अभी तक हम ये नहीं देख पाए हैं कि डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। हालांकि हमने ये जस्टिफाई कर दिया है कि डुअल प्रॉब्लम जो है वो हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बट अभी भी एक ऐसी चीज़ है जो डुअल प्रॉब्लम के अंदर स्पेशल है, जिसको हम देख नहीं पाए, जो कि डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो उसको हम देखेंगे गाइस। उसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं कर्नल्स। ये क्या चीज़ होती है, क्या करती है, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये बिल्कुल नए टाइप का कॉन्सेप्ट हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ओल्ड हो चुका है अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रीवियस एल्गोरिथम जो भी हम पहले जान चुके हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिल्कुल लास्ट में गाइस हम बात करेंगे कर्नल ट्रिक के बारे में। तो अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल से अगर आप फॉलो करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को, तो एसवीएम में आपने कर्नल ट्रिक सुनी होगी। तो आज हम आपको बताएंगे गाइस एग्जैक्टली कि ये कर्नल ट्रिक क्या है एंड वाई इसे कर्नल ट्रिक क्यों बोला जाता है, इसे ट्रिक क्यों बोला जाता है, इसमें ऐसा क्या है कि ये एक ट्रिक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले गाइस, हम वापस अपने आप से उसी क्वेश्चन को पूछते हैं जो हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं, कि हमने अपनी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट क्यों किया। उसके कुछ एडवांटेजेस थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डुअल प्रॉब्लम जो होती है वो प्राइमल प्रॉब्लम के कंपैरिजन में सॉल्व करनी ज़्यादा आसान होती है। और जैसा कि गाइज अभी भी हम आपको ये शो नहीं कर पाए कि वो ज़्यादा आसान कैसे होती है, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि ये ज़्यादा आसान कैसे होती है। और दूसरी चीज़ कि ज़्यादातर केसेस में आपकी डुअल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आता है वो या तो लेस देन आता है, यानी कि डुअलिटी गैप हो जाता है, या इक्वल टू आता है, यानी कि डुअलिटी गैप नहीं होता है। तो इसका मतलब है आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम इज़ द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड डुअल प्रॉब्लम इज़ द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। आप एक्चुअल में प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, यानी कि आप अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को निकालना चाहते थे, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आपका जो डुअल लैग्रांजियन फंक्शन है, अगर आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू प्राइमल की जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए थी फंक्शन की, उससे भी कम है या फिर उसके बराबर है। ये दो ऐसी एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में अब हम जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवांटेज है, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है ये डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो अभी तक हम ओवरलुक कर रहे हैं, जिसको हमने अभी ध्यान से देखा नहीं है। और वो एडवांटेज क्या है गाइस? वो एडवांटेज ये है कि हमें अपनी जो डुअल प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा जो डुअल लैग्रांजियन फंक्शन है, उसके अंदर उसके फॉर्मूलेशन में हमें डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है गाइस, एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे। एंड ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज। तो आप कहोगे ये एक एडवांटेज है, ये कैसे हो सकता है कि ये एक एडवांटेज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर ये एडवांटेज है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट। ठीक है, तो गाइज ये बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट टाइम में इस चीज़ को जान के ऐसा लगता है कि ये एडवांटेज कैसे हो सकती है। ओके, सो वी विल सी गाइज कि ये
डुअल प्रॉब्लम के फॉर्मूलेशन में एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे आना एडवांटेज कैसे हो जाएगा? इसमें कौन सी नई बात है? दो दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। एक एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर एक्स आई है, दूसरे एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर एक्स जे है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके, बट गाइस ये बड़ी बात है कि हमें डुअल प्रॉब्लम के फॉर्मूलेशन में डुअल लैग्रेंजियन फंक्शन के अंदर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट आ रहे हैं, एंड विल सी कि वाई इट इज सो मच इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले इस डॉट प्रोडक्ट का आना ही ये कारण है कि क्यों सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हमारा जो एल्गोरिदम है वो नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा पे बहुत अच्छा काम करता है, वेरी इफेक्टिवली, और हायर डायमेंशंस में भी। तो ऐसा क्यों? ये तो गाइज अभी हम इसके पीछे का जब पूरा एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, तभी जाकर के हमें पता चलेगा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा पे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सिर्फ इस डॉट प्रोडक्ट की वजह से काम कर पा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही वियर्ड टाइप की चीज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट वी विल सी गाइस कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा कैसे टाइप का डेटा होता है गाइस? यानी कि ऐसा डाटा जिसको सेपरेट करने के लिए आप एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री नहीं स्केच कर सकते, या लीनियर डिसीजन बाउंड्री आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको एक क्वाड्रेटिक टाइप की डिसीजन बाउंड्री या किसी और टाइप की डिसीजन बाउंड्री को आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट काइंड ऑफ बेसिकली डेटा इज कॉल्ड नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। ओके, इससे पहले कि हम आपको इसके पीछे का पूरा रीज़न बताना चालू करें कि जो हमारा डुअल लैग्रेंजियन फंक्शन है उसमें एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे के आने की वजह से जो डुअल प्रॉब्लम है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और जो डुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले कि हम आपको इसके पीछे का रीज़न बताना चालू करें कि ऐसा क्यों होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ों पे अपना फोकस करना चाहेंगे जो ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्रशअप करना ज़रूरी है ताकि हम कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाएँ जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस वो क्या चीज़ है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है अभी हमारे सामने कि गाइस जब एक लीनियर क्लासिफायर, ठीक है, हम ये बात जानते हैं, इट्स नोन दैट व्हेन अ लीनियर क्लासिफायर फेल्स टू प्रोवाइड गुड क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, यानी कि जब हमारा लीनियर क्लासिफायर अच्छे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स हमें नहीं दे पाता, यानी कि अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे पाता, अच्छा प्रिसिशन नहीं दे पाता, अच्छा रिकॉल नहीं दे पाता, तो गाइज देन द लीनियर क्लासिफायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक क्लासिफायर। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपका क्लासिफायर आपके ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं दे पा रहा है, टेस्टिंग डेटा पे अच्छे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा जो था वो नॉन लीनियरली सेपरेबल था, यानी कि उसको आप एक डिसीजन बाउंड्री की हेल्प से इफेक्टिवली क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री की हेल्प से। तो आपने क्वाड्रेटिक क्लासीफायर बनाया जिसकी जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। और गाइस ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में देख चुके हो, QDA में देख चुके हो आप ऐसा कॉन्सेप्ट, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो गाइज जो हमारा लीनियर क्लासिफायर होगा उसे हम क्वाड्रेटिक क्लासिफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हैविंग क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री, अगर हमारे
लीनियर क्लासीफायर के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अच्छे नहीं आते हैं, जो कि एक ऐसा क्लासीफायर होगा जिसकी जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो क्वाड्रेटिक होगी इन द लोअर डायमेंशनल स्पेस, लेकिन एक लीनियर सेपरेटिंग हाइपर प्लेन होगा इन द हायर डायमेंशनल स्पेस ऑफ इंजीनियर्ड फीचर्स, डिराइव्ड फीचर्स। ओके, यानी कि गाइज ऐसे टाइप के फीचर्स जो हमारे डेटा सेट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आपने उन्हें इंजीनियर किया, मैन्युफैक्चर किया, आपने उनको सिंथेटिकली क्रिएट किया आपने उनको। क्या मतलब है मेरा ये कहने से, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, और इसी बहाने आपको ये भी रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या पढ़ा था, क्यूडीए में क्या पढ़ा था हमने। तो गाइज जब हमारी डिसीजन बाउंड्री हमारे ओरिजिनल फीचर्स पे लीनियर नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा को इफेक्टिवली क्लासीफाई नहीं कर पाती है क्योंकि वो लीनियर है, तो हम एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं जिसके अंदर हमारे इंजीनियर्ड फीचर्स होते हैं, सिंथेटिक फीचर्स होते हैं, हैंड कोडेड फीचर्स होते हैं, यानी कि हम अपनी चॉइस से उन नए फीचर्स को क्रिएट करते हैं, और ऐसे फीचर्स को हम कहते हैं डिराइव्ड फीचर्स। डिराइव्ड का मतलब ये है कि आपके डेटा सेट में जो ओरिजिनल फीचर्स थे उन फीचर्स को इंजीनियर करके हमने नए फीचर्स क्रिएट किए, यानी कि जो हमने नए कॉलम्स ऐड किए अपने डेटा सेट में, प्रोवाइडेड कि हम एक टेबुलर डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस टेबुलर डेटा सेट में हमने जो नए कॉलम्स ऐड किए, गाइस उन नए कॉलम्स के जो फीचर्स थे वो पुराने कॉलम्स के फीचर्स से निकल के आ रहे थे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ट्यूमर क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है जिसमें आपके पास सिर्फ एक फीचर है, मान लीजिए रेडियस मीन, लेकिन जो रेडियस मीन का डाटा है वो कुछ इस टाइप का है कि आप उसे लीनियरली क्लासीफाई नहीं कर पा रहे, यानी कि आप बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के डेटा को आप एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री से इफेक्टिवली क्लासीफाई नहीं कर पा रहे, एक लाइन से आप इफेक्टिवली क्लासीफाई नहीं कर पा रहे। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप एक इंजीनियर्ड फीचर क्रिएट करोगे। इंजीनियर्ड फीचर का मतलब है कि आप अपने उसी डेटा सेट में एक कॉलम और बढ़ा दोगे, फॉर एग्जांपल रेडियस मीन का स्क्वायर, यानी कि जो आपके डेटा सेट में ओरिजिनल रेडियस मीन वाला कॉलम था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक आपने एक्स्ट्रा कॉलम उसमें खुद से क्रिएट किया आपने। ये कॉलम डेटा सेट में पहले से अवेलेबल नहीं था, ये कॉलम आपने डेटा सेट में अलग से सिंथेटिकली ऐड किया अपने हर ट्यूमर के रेडियस मीन की वैल्यू का स्क्वायर लेकर के। सो इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंजीनियर्ड फीचर्स, यानी कि डिराइव्ड फीचर्स, जो नेचुरली नहीं थे अवेलेबल डेटा सेट में पहले से, लेकिन आपने उन्हें बनाया है, सिंथेटिकली क्रिएट किया है। तो गाइज इस तरीके के फीचर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं अपने डेटा सेट में, और फिर वहां से हम एक क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री निकालते हैं, जो लोअर डायमेंशनल स्पेस में एक क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री होगी, लेकिन हायर डायमेंशनल स्पेस में गाइस वो एक लीनियर सेपरेटिंग हाइपर प्लेन होगा। और मैं आपको ऑलरेडी इसका एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा चुका हूँ, जहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लोअर डायमेंशनल स्पेस में एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री द्वारा बिल्कुल भी प्रॉपरली इफेक्टिवली क्लासीफाई नहीं हो पा रहे हैं। एंड देन व्हाट यू डू इज़ कि आप एक डायमेंशन इंक्रीज कर देते हो, और एक डायमेंशन इंक्रीज करने पर ये होता है कि कुछ पॉइंट्स आपके हवा में ऊपर चले जाते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके हवा में नीचे रह जाते हैं, और उनके बीच में से आप एक बहुत ही अच्छा लीनियर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन पास करा देते हो। और फिर उसको वापस अगर आप लोअर डायमेंशनल स्पेस में देखते हो तो वो एक सर्कल टाइप का नज़र आता है, लेकिन अगर उसको वापस आप हायर डायमेंशनल स्पेस में देखते हो तो एक्चुअल में वो एक लीनियर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन था। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री कुछ नहीं है गाइस। क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री अगर आप उसी चीज़ को लोअर डायमेंशनल स्पेस में देखोगे तो वो एक क्वाड्रेटिक कर्व है, एक डिसीजन बाउंड्री है जो लाइन जैसी नहीं है, लीनियर नहीं है, बल्कि क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर उसी को आप हायर डायमेंशनल स्पेस में देखोगे तो वो एक लीनियर कर्व की तरह नज़र आएगा।
जो प्लेन भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट द थिंग इज इट्स एक्चुअली अ प्लेन. सो दिस इज हाउ वी डील विथ द डेटा जो कि नॉन लीनियरली सेपरेबल नहीं होता था अब तक, सपोर्ट वेक्टर मशीन से पहले. और यहाँ पे हमने आपको वही सारी चीज़ शॉर्टकट में बता दी है कि अभी तक हम कुछ ऐसे डील किया करते थे. ओके. और इन फीचर्स को, जो डिराइव्ड फीचर्स होते हैं गाइस, इन फीचर्स को आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ता है. मतलब अपनी सोच, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि मेरे पास जितने भी रिमेनिंग फीचर्स हैं, जो नेचुरल फीचर्स हैं, जो मेरे डेटा सेट में पहले से अवेलेबल हैं, उन फीचर्स के साथ मैं किस तरीके के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लूँ जिससे कि मैं नए डिराइव्ड इंजीनियर्ड फीचर्स क्रिएट कर पाऊँ. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके डेटा सेट में दो फीचर्स हैं, लेट्स से यू हैव बेसिकली रेडियस मीन एंड टेक्सचर मीन, एंड लेट्स से कि आपका जो एल्गोरिथम है या फिर आपका जो डेटा है वो इस तरीके का है कि आप उस डेटा से एक 2 डायमेंशंस में एक लीनियर सेपरेटिंग हाइपर प्लेन या लीनियर सेपरेटिंग प्लेन या लीनियर डिसीजन बाउंड्री पास नहीं करा पा रहे हो या फिर ट्रेन नहीं करा पा रहे हो, या लीनियर सेपरेटिंग प्लेन अगर पास भी करा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आपके डेटा को क्लासीफाई नहीं कर पा रही. तो ऐसे में गाइज आप क्या करोगे? अब आपके पास 2 फीचर्स हैं आपके डेटा के अंदर, एक रेडियस मीन है, एक टेक्सचर मीन है. नाउ व्हाट यू डू इज, अब आप बहुत सारे फीचर्स क्रिएट कर सकते हो, एक्स्ट्रा सिंथेटिक इंजीनियर्ड फीचर्स, नकली के फीचर्स क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि एक फीचर आप क्रिएट कर सकते हो रेडियस मीन इनटू टेक्सचर मीन, एक नया कॉलम आप ऐड कर दीजिए उसके अंदर. एक और फीचर आप क्रिएट कर सकते हो, वो हो जाएगा रेडियस मीन का स्क्वायर इनटू टेक्सचर मीन. एक और फीचर आप ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा रेडियस मीन इनटू टेक्सचर मीन का स्क्वायर. एक और फीचर आप ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा रेडियस मीन स्क्वायर टेक्सचर मीन स्क्वायर. तो इस तरीके से आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक ये हैंड कोडेड फीचर्स क्रिएट करना चाहते हो. एंड गाइज, इन सब चीज़ों में बेसिकली इट विल टेक एफर्ट. यू हैव टू थिंक बेसिकली कि किस टाइप के इंजीनियर्ड फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं. सो दीज फीचर्स आर यूजली हैंड कोडेड, मतलब इन्हें हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है और इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है. मतलब अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं वो यही सीन है गाइज, कि इनमें काफ़ी एफर्ट लगता है और ये हमारे एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देता है फॉर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट स्कोर. ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, यानी कि योर एल्गोरिदम हैज़ टू वर्क ऑन मोर फीचर्स. क्योंकि ओरिजिनली आपके डेटा सेट में नेचुरल फीचर्स सिर्फ 2 थे, लेकिन आपने, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो सिर्फ 2 थे, फीचर कॉलम्स जो थे वो सिर्फ 2 थे, लेकिन आपने उनसे पता नहीं और कितने सारे फीचर कॉलम्स क्रिएट कर डाले. तो नाउ योर एल्गोरिथम हैज़ टू बेसिकली वर्क ऑन मोर नंबर ऑफ कॉलम्स. इससे आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होगी क्योंकि आपका डेटा सेट बड़ा हो जाएगा. सो योर मेमोरी विल इंक्रीज, क्योंकि आपको अपने डेटा सेट में इंजीनियर्ड फीचर्स के एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी आप अपना एल्गोरिथम उस पर दोबारा से ट्रेन कराओगे और वो एक नॉन लीनियर सेपरेटिंग डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करेगा. एट द सेम टाइम कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है. सो गाइज, फिर एसवीएम में क्या होता है? तो देखते हैं गाइज एसवीएम में क्या होता है. एसवीएम में गाइज ये जो आप एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे निकाल रहे हैं, जो आपके डुअल लैग्रांजियन फंक्शन के बिल्कुल एंड में निकल रहा है, दिस एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे naturally yields us engineered features. This is amazing. यानी कि हमको अब कुछ भी हैंड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है उन इंजीनियर्ड फीचर्स को निकालने के लिए. एसवीएम हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो फीचर्स इंजीनियर करता है, नेचुरली यील्ड करके देता है इंजीनियर्ड फीचर्स विदाउट हैविंग द नीड टू हैंड कोड देम जस्ट विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस. यानी कि हमको खुद उन इंजीनियर्ड फीचर्स को निकालने के लिए हैंड कोड करने की ज़रूरत नहीं है.
बल्कि स्लाइट मॉडिफिकेशन की हेल्प से जो एसवीएम है वो एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे के अंदर ऑटोमेटिकली हमें इंजीनियर्ड फीचर्स निकाल के दे देता है जस्ट विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन एट द सेम टाइम while providing fast calculations of dot products guys। इसका मतलब ये है कि ना तो आपको जो आप हैंड कोडेड फीचर्स निकाल रहे हो ना तो आपको उनको कहीं सेव कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे जो ये चीज़ आ रही है जहाँ पे हम दो एग्जांपल्स के फीचर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये जो चीज़ है गाइस ये नेचुरली हमें इंजीनियर्ड फीचर्स निकाल के देगी, प्रोवाइडेड कि हम इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करें। एट द सेम टाइम जो इंजीनियर्ड फीचर्स आएंगे उनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि गाइस डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास numpy लाइब्रेरी है np.dot, तो द डॉट प्रोडक्ट कैन बी easily evaluated between two vectors very fast। तो ओवरऑल इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का सिंपल ये मतलब हुआ कि सिर्फ इस एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे के आने से ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम इस एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे को हल्का सा मॉडिफाई करें, ओके, और वो गाइस अभी हम देखेंगे कि हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, बट इस एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे को अगर हम हल्का सा मॉडिफाई करें तो हल्का सा मॉडिफिकेशन करने पर ये एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे ऑटोमेटिकली हमारे दोनों एग्जाम्पल्स के फीचर वेक्टर को इंजीनियर्ड फीचर्स दे देगा, यानी कि हमारे दोनों एग्जाम्पल्स के फीचर वेक्टर्स के अंदर इंजीनियर्ड फीचर्स नेचुरली क्रिएट कर देगा, हमको हैंड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बस हमें उसके लिए स्लाइट मॉडिफिकेशन करनी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। एंड एट द सेम टाइम वो उन दोनों हैंड कोडेड फीचर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी हमें निकाल के दे देगा, जो कि एक बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है। तो ना तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रहा है और ना तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इसलिए नहीं लग रही है गाइस क्योंकि हमें हैंड कोडेड फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने डेटा सेट में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि हम दो फीचर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो कि आराम से निकाला जा सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है गाइस कि यहाँ पे ये जो एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे है ये एक हमारे लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि अगर इस एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे में हम कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें जो कि बिल्कुल स्लाइट मॉडिफिकेशन हो, और उस स्लाइट मॉडिफिकेशन को करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल फीचर वेक्टर था एक्सआई, जिसमें एक ट्यूमर का रेडियस मीन था और टेक्सचर मीन था, लेकिन वो स्लाइट मॉडिफिकेशन करने के बाद, इस डॉट प्रोडक्ट में स्लाइट मॉडिफिकेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सआई के अंदर नए फीचर्स क्रिएट हो गए हैं, इंजीनियर हो चुके हैं, और ऑटोमेटिकली एक्सजे के अंदर नए फीचर्स क्रिएट हो चुके हैं, इंजीनियर हो चुके हैं। मतलब बिल्कुल उसी टाइप के फीचर जो एक्सआई में इंजीनियर हुए थे, एक्सआई फीचर वेक्टर में इंजीनियर हुए हैं, सेम टाइप के फीचर हमारे एक्सजे फीचर वेक्टर में भी इंजीनियर हो गए होंगे ऑटोमेटिकली, नेचुरली। हमें बस हल्का सा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है, हमको उन्हें स्क्रैच से हैंड कोड नहीं करना है जैसे हम पहले कर रहे थे कि एक कॉलम हम बना देंगे रेडियस मीन इंटू टेक्सचर मीन का, एक कॉलम हम बना देंगे रेडियस मीन का स्क्वायर इंटू टेक्सचर मीन का, एक कॉलम हम बना देंगे टेक्सचर मीन का स्क्वायर इंटू रेडियस मीन का, एक कॉलम हम बना देंगे रेडियस मीन का स्क्वायर इंटू टेक्सचर मीन का स्क्वायर। तो वहाँ पे हमें ये सब सोचना पड़ता था कि हम किस किस इंजीनियर्ड फीचर्स का कॉलम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ सोचना नहीं है गाइज, यहाँ पे हमें बस इस डॉट प्रोडक्ट में स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है, और उससे क्या होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट अंदर ही अंदर हमारे दोनों फीचर वेक्टर्स के
इंजीनियर्ड फीचर्स क्रिएट कर देगा नेचुरली, बिना हमारे इंटरवेंशन के। और साथ ही साथ आप देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट भी ले लेगा उनका, जो कि हमारी नीड ऑफ एन आर है, क्योंकि हमारे डुअल लैग्रेंजियन फंक्शन के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो कि एक फास्ट कैलकुलेशन है आजकल के कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन यूजली करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मैट्रिक्स लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से नमपा एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट बहुत ही तेज़ी से लिया जा सकता है। तो इससे दो फायदे हुए। अगर हमारा डेटा नॉन लीनियरली सेपरेबल है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने कुछ फीचर्स को इंजीनियर करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमें इन्हें एक्सप्लिसिटली इंजीनियर नहीं करना पड़ेगा। बस इस डॉट प्रोडक्ट में हमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व जो भी दो फीचर वेक्टर्स हैं वो फीचर वेक्टर्स ऑटोमेटिकली फीचर इंजीनियर हो जाएंगे with our least intervention, slight modification, and at the same time उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा। दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, जो कि एक फास्ट कैलकुलेशन है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बचा रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बचा रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कि हमें फीचर्स को हैंड कोड नहीं करना पड़ रहा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कि हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, बस दो फीचर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। चलिए गाइस, देखते हैं कि बेसिकली ये जो इतना सारा कुछ हमने अभी जाना है, इस चीज का क्या मतलब हुआ। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये है बेसिकली हमारा डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डिस्कस किया। साथ में है हमारी डुअल प्रॉब्लम, जिस चीज को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो हमारा डुअल लैग्रेंजियन फंक्शन। एंड नाउ लेट्स सी गाइस कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारी कैसे हेल्प कर रहा है। जो एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे वाला डॉट प्रोडक्ट है वो हमारी कैसे हेल्प कर रहा है। सो गाइस लेट्स सी। इस चीज को समझने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट हमारा कैसे हेल्प कर रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कर्नल फंक्शन। कर्नल फंक्शन। अब गाइस, ये कर्नल फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो वेक्टर्स का फंक्शन होगा गाइस। ओके, कर्नल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो दो वेक्टर्स का फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, ये दोनों वेक्टर्स को या तो उनके ओरिजिनल डायमेंशन में या हायर डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि वेक्टर्स की डायमेंशनैलिटी को इंक्रीज कर देगा। ये डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर देगा। या तो उन वेक्टर्स को अपने ओरिजिनल डायमेंशन में ही रखेगा या उनकी डायमेंशनैलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो या तो गाइस ये फंक्शन हमारे दोनों वेक्टर्स को उनके ओरिजिनल डायमेंशन में रखेगा या हायर डायमेंशन में ले जाएगा, जिन भी दो वेक्टर्स का ये फंक्शन होगा। और हायर डायमेंशन में या उस ओरिजिनल डायमेंशन में रखने के बाद ये अपने आप वहां पे जाकर के उनका डॉट प्रोडक्ट भी ले लेगा, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद सीधा हमें डॉट प्रोडक्ट का आंसर रिटर्न कर देगा। इसका मतलब एक बात तो पक्की है गाइस कि कर्नल फंक्शन का जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, बिकॉज वो पहले आपके दो वेक्टर्स को लेगा, उनको ओरिजिनल या हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करेगा। उस ओरिजिनल या हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करने के बाद वो वेक्टर्स जैसे दिख रहे होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट लेगा। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको आंसर दे देगा। ये है आपका कर्नल फंक्शन, यानी कि ये कुछ इस टाइप का ब्लैक बॉक्स है जिसमें आपने दो वेक्टर्स इनपुट डाले और बाहर से आपको एक बस स्केलर क्वांटिटी मिल रही होगी जो कि आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। लेकिन गाइस, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हुई।
वो दो वेक्टर्स पहले हायर डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट हुए या ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में ही रहे, जितने डायमेंशंस के आपके वो दो वेक्टर्स थे, उन हायर डायमेंशनल या ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट होने के बाद उन दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाला गया और आपको ब्लैक बॉक्स से बाहर आता हुआ सिर्फ एक आंसर नजर आएगा जो होगी स्केलर क्वांटिटी, जो कि उन दोनों हायर डायमेंशनल प्रोजेक्टेड वेक्टर्स या ओरिजिनल डायमेंशनल प्रोजेक्टेड वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये चीज, इस चीज का हमारी चीज से क्या कनेक्शन है। ओके, दैट इज व्हाट यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि इस चीज का हमारी चीज से क्या कनेक्शन है। गाइस कनेक्शन है और बहुत गहरा कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइस ये है हमारा कर्नल फंक्शन, जिसको हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स का फंक्शन दिखा रखा है, दो फीचर वेक्टर्स का फंक्शन। इसका मतलब एक्स आई एक कॉलम वेक्टर होगा फीचर वेक्टर, एक्स जे भी एक कॉलम वेक्टर होगा फीचर वेक्टर। सो वी हैव शोन द कर्नल फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टू कॉलम वेक्टर्स और टू फीचर वेक्टर्स, जिसमें से एक फीचर वेक्टर एक ट्यूमर का है, दूसरा फीचर वेक्टर दूसरे ट्यूमर का है। ओके, नाउ लेट्स मॉडिफाई द कर्नल गाइस, जैसे कि बेसिकली जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो कर्नल फंक्शन है वो या तो आपके वेक्टर्स को उनके ओरिजिनल डायमेंशन में रखेगा या हायर डायमेंशनल में प्रोजेक्ट कर देगा। तो उस हिसाब से एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे जो है वो भी एक कर्नल फंक्शन है। So you can write k of xi comma xj as xi transpose xj। भाई आपको सीधा सीधा बाहर आउटपुट मिल रहा है, एक डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका कर्नल फंक्शन किस तरीके का है, उसने xi के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, यानी कि xi ओरिजिनल जिस भी अपने ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में था उसने उसको उसी डायमेंशनल स्पेस में रखा। एक्सजे के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करी, एक्सजे भी जिस भी ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में था उसने एक्सजे को भी उसी ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में रखा और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेकर के आपको रिटर्न कर दिया। सो द एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ कर्नल, ठीक है, एंड दैट इज वाई गाइज वी आर मेंशनिंग एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे एज अ कर्नल। ओके, सो गाइज हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे जो कर्नल था हमारा, जो कर्नल फंक्शन था, उसको हम हल्का सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं अपने डॉट प्रोडक्ट में। जो बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी, स्लाइट मॉडिफिकेशन वाली बात, वो हम अपने डॉट प्रोडक्ट में करने जा रहे हैं, यानी कि अपने कर्नल फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज किया गाइस हमने अपने कर्नल फंक्शन में? हमने अपने कर्नल फंक्शन को बना दिया एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है, क्योंकि एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, क्योंकि ये दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, और सी भी एक कांस्टेंट है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है। तो आप दो नंबरों को जोड़ के उनका स्क्वायर ले रहे हो बस, और कुछ थोड़ी कर रहे हो आप। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, राइट? ओके, तो ये बिल्कुल वैलिड है गाइस लिखना। लेकिन ये जो हमने स्लाइट मॉडिफिकेशन किया है, जहां पे पहले हमारा सिर्फ एक्सआई ट्रांसपोज एक्सजे हो रहा था, ओके, ये स्लाइट मॉडिफिकेशन जो हमने किया है, जहां पे हमने सी ऐड करके स्क्वायर ले लिया है, ये स्लाइट मॉडिफिकेशन गाइस आप इमेजिन में नहीं कर सकते कि ये स्लाइट मॉडिफिकेशन आपके लिए क्या क्या कर सकता है। ये इतनी सी चीज गाइस बस हमने करी है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालने में तो ज्यादा समय नहीं लगता है, यानी कि अगर आप इसे प्रोग्रामिंग में लिखोगे तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, np डॉट डॉट एक्स आई कॉमा एक्स जे किया है आपने, और उसमें आगे सी ऐड करके और ब्रैकेट लगा करके और डबल स्टार 2 कर दिया है, बस यही तो किया है आपने। डॉट प्रोडक्ट लेने वाला काम तो कंप्यूटर करेगा तेजी से, आपको थोड़ी टाइम लग रहा है इस डॉट प्रोडक्ट को लेने में, और आपने तो बस स्लाइट मॉडिफिकेशन किया, सी ऐड करके स्क्वायर ले लिया, बस इतना मॉडिफिकेशन बस आपने किया है। लेकिन गाइस अभी आप देखोगे कि इतना ही मॉडिफिकेशन
सिर्फ अपने डॉट प्रोडक्ट को हमने चेंज कर दिया है डॉट प्रोडक्ट प्लस सी के होल स्क्वायर से, सिर्फ इतना स्लाइट मॉडिफिकेशन ही इतनी पावरफुल चीज है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि इसमें ऐसा क्या पावरफुल है। ठीक है, तो गाइस इसको समझने के लिए हम दो वेक्टर्स लेते हैं, फीचर वेक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास दो ट्यूमर्स का डाटा है, ये आईएथ ट्यूमर का डाटा है और ये जेथ ट्यूमर का डाटा है। आईएथ ट्यूमर का रेडियस मीन, आईएथ ट्यूमर का टेक्सचर मीन, जेथ ट्यूमर का रेडियस मीन, जेथ ट्यूमर का टेक्सचर मीन। दो ट्यूमर्स का डाटा लिया है हमने। फीचर्स, xi इज द फीचर वेक्टर ऑफ आईएथ ट्यूमर, xj इज द फीचर वेक्टर ऑफ जेथ ट्यूमर।